हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जेएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और प्रत्येक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इस सेशन से। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है देखते हैं। कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है देखते हैं इसका आंसर। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना निषेचन के फल पकने की प्रक्रिया को कहते हैं। बिना निषेचन के फल पकने की प्रक्रिया को कहते हैं। पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर होगा जो बिना निषेचन के फल पकने की प्रक्रिया कहलाती है? पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। जो बिना निषेचन के फल पकने की प्रक्रिया होती है उसे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेंढक में, स्तनधारी में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो मेंढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मेंढक में होता है बाह्य निषेचन। और पक्षी और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विखंडन एक प्रकार का होता है। द्विखंडन एक प्रकार का होता है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है द्विखंडन किस प्रकार का होता है। कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, या फिर लैंगिक जनन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। द्विखंडन जो होता है वो अलैंगिक जनन प्रक्रिया में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वृक्ष में पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प निकलते हैं? ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पों को निकालता है या पुष्प देता है? तो उसमें बांस है, या आम है, या ताड़ का पौधा है, या फिर अमलतास है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जो अपने पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प देता है? तो देखते हैं इसका आंसर। बांस वो पौधा है जो पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में द्विगुणित है। निम्न में द्विगुणित है। पराग, अंडज, कोशिका, या युग्मनज। तो इसमें से द्विगुणित कौन सा है? पराग है, अंडज है, कोशिका है, या युग्मनज है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो द्विगुणित जो होता है वो युग्मनज होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, लीची का, जायफल का, या सभी का? तो ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है? तो देखते हैं इसका आंसर। ये सभी शरीफा, लीची और जायफल, इन सभी के बीज चोल खाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाई जाती है? शैवालों में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में, या इनमें से सभी। तो समयुग्मकी किसमें पाई जाती है? शैवालों में पाई जाएगी, आवृतबीजी में पाई जाएगी, या अनावृतबीजी में,
या फिर ये सभी में। तो देखते हैं इसका आंसर। समयुग्म की जो पाई जाती है वो शैवालों में पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में सत्य फल है, निम्न में सत्य फल है। सेव, नाशपाती, अमरूद या नारियल। तो ऐसा कौन सा फल है जो सत्य फल कहलाता है? तो देखते हैं इसका आंसर। नारियल है वो सत्य फल कहलाता है, और सेव, नाशपाती और अमरूद जो है वो असत्य फल में आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में, ईस्ट में या सभी में। तो ऐसा कौन सा इसमें सुटेबल आंसर है जिसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। ईस्ट जो होता है इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य फल है, असत्य फल है। सेब, आम, केला या सभी। तो ऐसा कौन सा फल है जो असत्य है? तो देखते हैं इसका आंसर। आम, केला, सेब या सभी। तो इनमें से जो असत्य फल है वो आपका सेब है, और अभी हमने पूछा था पिछले क्वेश्चन में सत्य फल है। तो उसमें से ये जितने भी हैं ये सभी के सभी सत्य फल हैं, जो कि सेब जो है वो असत्य फल में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना निषेचन के फल का बनना कहलाता है। बिना निषेचन के फल का बनना कहलाता है। अपयुग्मन कहलाता है, असंग जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है या जनन कहलाता है। तो बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो बिना निषेचन के जब फल बनता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या संयुग्मन। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखते हैं इसका आंसर। संयुग्मन जो है वो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं? रात में जो पुष्प खिलते हैं वो कैसे होते हैं? आकार में बड़े होते हैं या आकार में छोटे होते हैं या चमकीले होते हैं या फिर गुच्छों में खिलते हैं। तो रात में जो पौधे होते हैं, पौधों के पुष्प होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं या फिर गुच्छों में खिलते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। जो रात में पुष्प खिलते हैं वो आकार में हमेशा छोटे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था कहलाती है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था कहलाती है। जीवन चक्र, जीवन काल, कायिक अवस्था या फिर सभी। तो वो कौन सी अवस्था है जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की कहलाती है? तो जीवन काल कहलाएगी, जीवन चक्र कहलाएगी, कायिक अवस्था कहलाएगी या सभी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्था कहलाती है जीवन काल। जीवन चक्र नहीं कहलाएगा, जीवन काल कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूण के विकास की क्रिया कहलाती है। भ्रूण के विकास की क्रिया कहलाती है। वो कौन सी क्रिया है जिसमें भ्रूण विकास करता है? अंडज है, पार्थेनोजेनेसिस है,
एम्ब्रियोजेनेसिस है या स्पोरोजेनेसिस है? तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें भ्रूण विकास करता है? अंड जनन या पार्थेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस या स्पोरोजेनेसिस? तो इसका आंसर देखते हैं। तो भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका आंसर जिसको भी आता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 24 होती है, 21 होती है, 23 होती है या 46 होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, ना कि मानव में। याद रखना, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, जबकि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण है लहसुन, प्याज, मूली या अदरक। तो प्रकंद किसका उदाहरण है? लहसुन का है, प्याज का है, मूली का है या फिर अदरक का है? तो चलते हैं, देखते हैं अपना आंसर। तो प्रकंद जो है वो अदरक का उदाहरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन पानी में उगकर पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है? निम्न में कौन पानी में उगकर पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है? हाइड्रिला, जलकुंभी, कमल या धान? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो पानी में उगकर पानी की ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है? हाइड्रा है या जलकुंभी है या कमल है या फिर धान है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो पानी में उगकर पानी की ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है वो है जलकुंभी। जलकुंभी अक्सर कर तालाबों में पाई जाती है। तो चलते हैं आज के लास्ट सेशन की ओर। निम्न में कौन सा पौधा एक लिंगी है? निम्न में कौन सा पौधा एक लिंगी है? सरसों का, गुड़हल का, आम का, पपीता का? तो कौन सा पौधा एक लिंगी होता है? बताइए इसका आंसर। सरसों का होगा, गुड़हल का होगा, आम का होगा या फिर पपीता का होगा? तो देखते हैं अपना आंसर। एक लिंगी पौधा जो होता है वो पपीते का पौधा होता है। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए उसको भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे।